मैंने की होल से आंख लगा दी। लड़की सामने ही थी। उसने एक मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और किसी के नंबर डायल करने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? क्या लड़की मेरी असलियत से वाकिफ है? डैनी मार्श के बारे में बताओ, वो कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जहन्नम में। चलोगे उसे तलाश करने? बताओ मार्सिया कहाँ है? सफेद फार्म शदीद तकलीफ में मुब्तला था। उसके मुंह से कराहती हुई आवाज निकली, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे धक्का दिया, तब फिर तुम भी जहन्नम में जाओ। सड़क मुझे आबादी तक ले गई। उस तरफ घनी आबादी थी, मकानात छोटे थे और उनके दरमियान बाजार भी थे। ये शायद जजीरे के लोग थे। मजहबन सब ईसाई मालूम होते थे। आबादी के दरमियान एक चर्च नजर आ रहा था जिसकी पेशानी पर सलीब का निशान नुमाया था। मैं बाजार से गुजरता रहा। यहाँ सब अजनबी थे, इसलिए किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि क्या मैं इन लोगों में गुम हो सकता हूँ। अगर कोई मौका मिल जाए तो मैं इन लोगों में गुम होकर उनकी निगाहों से पोशीदा हो जाऊं और फिर कोई मुनासिब मौका देखकर यहाँ से निकल जाऊं। उस वक्त मेरे चेहरे पर माइकल का मेकअप था, जिसे एमोनिया के बगैर नहीं उतारा जा सकता था। काश कहीं से मेकअप का सामान ही मिल जाए। अगर ये सामान मुझे मिल जाता तो फिर मैं उन्हें काफी परेशान कर सकता था। सबसे ताज्जुबखेज बात यह थी कि फिराना लापता थी। अगर फिराना को मेरे बारे में इल्म है और वो खुद निकल गई है तो उसे मेरी खबर लेना चाहिए थी। हालांकि मैं उसे अपनी खाम ख्याली भी करार दे सकता था, क्योंकि फिराना जैसी औरत को मैं खूब समझता था। मेरा नेमुल बदल तलाश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैंने तकरीबन सारा बाजार घूम लिया। ये अंदाजा हो गया था कि उन लोगों में छुपना मुमकिन नहीं था, चुनाचे मैं वहां से भी आगे बढ़ गया। बस्ती से निकलकर मुझे फिर एक सड़क नजर आई जो दौलतमंद लोगों की आबादी की तरफ जा रही थी। मैं उस सड़क पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक कार पीछे से आती नजर आई। मैं सड़क के किनारे हो गया। नीले रंग की खूबसूरत सी कार मेरे नजदीक से गुजर गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर सुनहरे बालों वाली एक लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर कार के ब्रेक चरचराए और फिर वो रिवर्स होने लगी। चंद लम्हात के बाद वो मेरे नजदीक आकर रुक गई। सुनहरे बालों वाली लड़की ने चश्मा उतार कर बेतकल्लुफी से कहा, अरे माइकल, कहाँ जा रहे हो? वो च्युइंगम चबा रही थी। मैंने कहा, बस यूं ही आवारागर्दी कर रहा हूँ। उसने कहा, आओ मेरे साथ, एक कप चाय हो जाए। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया। लड़की ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। उसने कहा, और सुनाओ, कैसे हो? मैंने कहा, बस ठीक हूँ। वो बोली, मैं 3 दिन कबल फ्रांस से आई हूँ। मैंने अखलाकन कहा, ओ अच्छा। बोली, ये बॉबी कहाँ है आजकल? मैंने अपने आने की इत्तला भी भेजी थी, लेकिन वो तो मिलने भी नहीं आई। मैंने कहा, उलझी हुई है आजकल। उसने पूछा, क्यों, खैरियत? मैंने कहा, बस उसके मशागिल। बोली, मुझे तो तुम भी अफसुर्दा से नजर आते हो, आवाज भी भारी भारी हो रही है। कोई खास बात तो नहीं? मैंने कहा, है तो सही, लेकिन इत्मीनान से बताने की बात है, चाय के दौरान बताऊंगा। लड़की हंस पड़ी। उसने कहा, जरूर। फिर वो सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कार एक खूबसूरत मकान के अहाते में रोक दी। एक मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मैं भी नीचे उतरकर उसके साथ साथ अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हात के बाद मैं एक आरास्ता ड्राइंग रूम में था। यहाँ तक आते हुए मुझे महसूस हुआ था जैसे उस मकान में लड़की के अलावा और कोई मौजूद न हो। मुलाजिम बाहर ही रह गया था। वो बोली, एक्सक्यूज मी माइकल, मैं अभी आई। मैंने गर्दन हिला दी, जरूर। वो ड्राइंग रूम से निकल गई। लड़की माइकल के मेकअप से धोखा खा गई थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन दफतन मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। क्या वाकई वो माइकल के धोखे में मुझे यहाँ लाई है? मैं फौरन अपनी जगह से उठा और जस्ट लगाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम से सिर्फ चंद गज दूर एक दरवाजे में लड़की दाखिल हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद भी दरवाजे के पास पहुंच गया। लड़की ने बटन दबाकर कमरे में रोशनी की थी। मैंने की होल से आंख लगा दी। लड़की सामने ही थी। उसने एक मेज पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और किसी के नंबर डायल करने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? क्या लड़की मेरी असलियत से वाकिफ है? मैंने की होल से आंख हटाकर कान लगा दिया। लड़की की आवाज सुनाई दी, हेलो, पेनी बोल रही हूँ। यस सर, मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। यस सर। वो ड्राइंग रूम में मौजूद है। जो हुक्म जनाब। मेकअप में है, माइकल के मेकअप में। जी जी, बहुत बेहतर। जी मैं जानती हूँ। कितनी देर में जनाब? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत मुनासिब, उसने कहा और फिर रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी। मैं एक ठंडी सांस लेकर वहां से हटाया। चाहता तो इस दौरान यहाँ से फरार हो सकता था, लेकिन फरार होकर कहाँ जाता। चुनाचे मैं ड्राइंग रूम में वापस आ गया। सोफे पर बैठकर मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था और बड़े सब्र और सुकून से सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था।
मकसद यही था कि किसी तरह मेरी शख्सियत उनकी निगाह में ना आए, मैं वही रहूं जो फिराना के सामने था। लेकिन मुझे ज्यादा सोचने के लिए वक्त न मिल सका। लड़की वापस आ गई। बोली, बोर तो नहीं हो रहे माइकल? मैंने कहा, नहीं, ठीक हूँ। चाय कहाँ है? बोली, बस मुलाजिम अभी ला रहा होगा, मैंने कह दिया है। मैंने कहा, क्या यहाँ सिर्फ एक ही मुलाजिम है? बोली, हाँ, वो भी फालतू है, घर की निगरानी के लिए रख छोड़ा है उसे। मम्मी और डैडी तो फ्रांस ही में हैं। मैंने पूछा, तुम यहाँ तन्हा हो? वो हंस पड़ी। बिल्कुल। मैं सोफे से टिक गया। उसने कहा, काफी तब्दीलियां आ गई हैं तुम्हारे अंदर, तुम तो एक हंसमुख इंसान थे। मैंने कहा ना, इसकी एक वजह है जो चाय पीने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने शाने हिलाकर कहा, दिलचस्प शर्त है। 2-3 मिनट के बाद चाय आ गई। चाय के साथ चंद दूसरी चीजें भी थीं। उसने प्लेटें मेरे सामने सरका दी और खुद चाय बनाने लगी। मैंने उसके हाथों पर पूरी तवज्जो दे रखी थी। बज़ाहिर तो कोई गड़बड़ मालूम नहीं हुई थी। उसने एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। उसके बावजूद मैंने उस वक्त तक चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जब तक उसने खुद भी प्याली उठाकर 2-4 घूंट न ले लिए। बोली, हाँ माइकल, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन पेनी डियर, मेरे ख्याल में अब इसकी गुंजाइश भी तो नहीं रही। उसने कहा, मैं नहीं समझी। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी आंखों का रंग बदल गया था। मैंने आखिरी घूंट लेकर चाय की प्याली रख दी। कहा, तुम जानती हो कि मैं माइकल नहीं हूँ? उसने खौफजदा लहजे में पूछा, माइकल नहीं हो? फिर कौन हो? मैंने कहा, ये अदाकारी बेकार है पेनी। तुमने किसी को फोन पर मेरे बारे में इत्तला दी है, मैं सुन चुका हूँ। लेकिन मुतमईन रहो, मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ पेनी। अब उसके लहजे से हकीकी खौफ झलक रहा था। कैसी गुफ्तगू? मैंने कहा, हेनरिक क्या चाहता है? आज तक मुझसे डैनी मार्श का पता पूछा जाता रहा है। ये हकीकत है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं फिराना या मार्सिया के आम दोस्तों में से हूँ और उसके जाती मामलात की मुझे कोई खबर नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मार्सिया कहाँ है। मेरी ख्वाहिश है मिस पेनी कि आप मिस्टर हेनरिक से मेरी मुलाकात करवा दें ताकि मेरे और उनके दरमियान पैदा शुदा गलत फहमी दूर हो जाए, वरना फिर मैं जाती तौर पर इन उलझनों से निमटने की कोशिश करूंगा। पेनी शदीद हैरत के आलम में मुझे देख रही थी और इन चंद लम्हात में ही उसका चेहरा उतर गया। वो घबराई घबराई निगाहों से बार बार दरवाजे की तरफ देखती। उसका बस नहीं चलता था कि वो उठकर भाग जाए। मैंने कहा, मैं तुम्हें तहफ्फुज़ की जमानत दे चुका हूँ पेनी, हालात कुछ भी हों तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। अभी उसने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि दरवाजे पर एक लात पड़ी और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। उनमें एक अफ्रीकी था और दूसरा यूरोपियन। दोनों बेहतरीन कसरती जिस्मों के मालिक थे। उनकी कलाइयां खौफनाक हद तक चौड़ी थीं। सियाफाम ने पलटकर दरवाजा बंद किया और पेनी की तरफ रुख करके बोला, सॉरी पेनी, तुम्हारे ड्राइंग रूम की तबाही का मुझे अफसोस होगा, लेकिन मजबूरी है। मैंने कहा, शायद तुम इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी पेनी। फोन पर तुम्हें इन्हीं की आमद की इत्तला मिली थी। पेनी के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। सियाफाम ने एक लंबा चाकू खोल लिया था और सफेद फाम ने हाथ में क्लिप पहन लिया था। मैं खामोशी से उन दोनों की शक्लें देख रहा था। फिर मैंने कहा, वैसे पेनी, ये मिस्टर हेनरिक बेवकूफ भी मालूम होते हैं। इससे कबल भी वो मेरे बारे में अंदाजा कर चुके हैं। उसके बावजूद उन्होंने इन दोनों गधों को भेज दिया। बहरहाल मैंने तुमसे कहा था पेनी कि अब मैं मजबूर हो गया हूँ। ये कहकर मैंने दोनों आस्तीनें चढ़ा ली और उनके सामने खड़ा हो गया। सियाफाम ने दूसरे आदमी को पीछे हटा दिया और चाकू को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए बोला, डैनी मार्श के बारे में बताओ, वो कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जहन्नम में। चलोगे उसे तलाश करने? सियाफाम ने मुझे झुकाई दी और दूसरे ही लम्हे मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने भी फौरन सियाफाम की कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली और फिर पंजाब की रिवायती दहाड़ मेरे हलक से निकली और मैंने सियाफाम को उलट दिया। अगर दूसरा आदमी बरक रफ्तारी के साथ मुझ पर हमला न कर देता तो शायद सियाफाम के जबड़ों की हड्डियां टूट गई होती। मैं अपनी जगह से हट गया और इस तरह मैंने उस सियाफाम के हमले को नाकाम बना दिया और फिर मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सफेद फाम पर जा गिरा। दोनों फुर्ती से खड़े हो गए और सियाफाम फिर चाकू लहराता हुआ मुझ पर हमलावर हो गया। मैंने पलटकर एक लात उसके सीने पर मारी और जुजित्सु की दूसरी लात उसके मुंह पर पड़ी। सियाफाम के कई दांत टूट गए थे। वो खून की कुल्लियां करने लगा। चाकू उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ गया था। फिर मैंने गुर्रा कर कहा, अगर तुमने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की पेनी तो ये चाकू तुम्हारी पुश्त में पैवस्त हो जाएगा। पेनी के हलक से खौफ में डूबी हुई आवाज निकली। मैंने सफेद फाम से पूछा, मार्सिया कहाँ है? सफेद फाम ने दांत पीस कर मुझ पर हमला किया, लेकिन वो दाहिने गाल पर चाकू का जख्म खाकर पीछे हट गया। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोनों होंठ काट दूंगा, वरना बताओ मार्सिया कहाँ है? सफेद फाम मुझ पर वहशियाना हमले कर रहा था, लेकिन मैं उसके तमाम वार खाली दे रहा था। उसके साथ ही मैं स्याफाम और पेनी की तरफ से भी गाफिल नहीं था। एक बार जब सफेद फाम ने मुझ पर हमला किया तो ऐन उसी वक्त स्याफाम ने सोफा उलट दिया।
मैं सोफे की लपेट में आते आते बचा था, लेकिन इस बार मैंने सोफे पर चढ़कर स्याह फार्म पर छलांग लगाई और एक ठोकर उसकी कनपटी पर रसीद कर दी। फिर दूसरी लात उसकी गुद्दी पर जमाई और उसके साथ ही मुझे उससे निजात मिल गई। सफेद फार्म अभी बाकी था, उसके गले से खून निकल रहा था। मैंने चाकू सीधा किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सफेद फार्म पीछे हट रहा था, फिर वो दीवार से जा लगा। दफतन मैंने एक तपाई पैर में फंसाकर उसकी तरफ उछाली और जो ही वो तपाई से बचने के लिए झुका, मैं छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से मोड़ा और चाकू की नोक उसकी गुद्दी पर रख दी। बताओ मार्सिया कहाँ है? सफेद फार्म शदीद तकलीफ में मुब्तला था। उसके मुंह से कराहती हुई आवाज निकली, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे धक्का दिया, तब फिर तुम भी जहन्नम में जाओ। फिर उसके बाल पकड़कर उसकी पेशानी दीवार पर मारने लगा। आखिर मैंने बाल पकड़कर ही उसे जमीन पर फेंक दिया। सफेद फार्म का पूरा चेहरा खून से तर हो गया था। वो इस तरह हाथ पांव पटक रहा था जैसे जान कुनी के आलम में हो, और फिर वो भी बेहोश हो गया। पेनी ने एक हिचकी सी ली थी। वो खौफजदा लहजे में बोली, मर गए, दोनों मर गए। उसके बदन पर लर्जा तारी था। मैंने कहा, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ पेनी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने संभल कर पूछा, ये दोनों मर गए हैं? मैंने कहा, पता नहीं, मर भी गए हों तो इसमें मेरा कसूर नहीं। मैं डैनी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ये बात हेनरिक को बता दो और उससे कह दो कि अब मेरे साथ ऐसा कोई दूसरा खेल न खेला जाए। पेनी खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। मैंने कहा, क्या तुम इंसानियत के नाम पर मेरी कोई मदद नहीं करोगी? वो लरसती हुई आवाज में बोली, मदद? मैंने कहा, हाँ मदद। उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। मैं? फिर बोली, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैं इस जजीरे से निकलना चाहता हूँ। बोली, यकीन करो ये मेरे बस में नहीं। मैंने कहा, यहाँ एमोनिया मिल जाएगा, मुझे ये मेकअप साफ करना है। बोली, हाँ एमोनिया मौजूद है। मैंने पूछा, कहाँ है? बोली, दूसरे कमरे में। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दे दूं। पेनी ने कहा और मैं उसके साथ उस कमरे से निकल आया। दफतन पेनी ने रास्ते में रुकते हुए कहा, सुनो एक काम करो। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या? बोली, दूसरे कामों से पहले थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दो। पहले मुझे बांध कर यहाँ डाल दो, मैं बेहोश होने की अदाकारी करूंगी। उसके बाद बाहर से उस मुलाजिम को भी पकड़ लाओ, उसे मेरी एक झलक दिखाकर बेहोश कर दो। इस तरह मैं किसी अजाब का शिकार होने से बच जाऊंगी। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ। ये कहकर मैंने हमदर्दाना नजरों से पेनी की तरफ देखा और फिर उसकी ख्वाहिश पर अमल कर दिया। रस्सी उसने ही फराहम की थी। मैंने उसके कई टुकड़े किए। 2 टुकड़ों से उन दोनों को बांध दिया जो बेहोश पड़े हुए थे। फिर पेनी को बांध कर वहीं डाल दिया। उसके बाद स्याह फार्म का चाकू लेकर बाहर निकल आया। इमारत का इकलौता मुलाजिम दरवाजे के बाहर मौजूद था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुस्कुराती निगाहों से पलट कर देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने आगे बढ़कर चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी और करख्त लहजे में कहा, उठो। वो जल्दी से उठ गया और घिघियाई हुई आवाज में बोला, खैरियत? मुझसे कोई गलती हो गई मिस्टर? मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे अंदर धकेला और फिर उसे लिए हुए उस कमरे में आ गया जहां वो तीनों मौजूद थे। मुलाजिम ने उन्हें देखा तो उसका सर चकरा गया। उसकी आवाज डूबती चली गई, तीनों? मैंने कहा, 4, और खड़ा हाथ उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। फिर दूसरी ज़रब ने उसके होश छीन लिए और चंद लम्हात के बाद वो भी उनके पास बंधा पड़ा था। उसके बाद मैंने लड़की को आजाद किया और उसे साथ लेकर उस दूसरे कमरे में दाखिल हो गया जहां एक अलमारी से पेनी ने एक शानदार मेकअप बक्स निकाला। मेरी आंखें उसे देखकर चमक उठी। मेकअप बक्स में बेहतरीन सामान मौजूद था जिससे शक्लें बदलने में बहुत आसानी हो सकती थी। मैंने मुस्कुराकर पेनी से कहा, यह बक्स बेहद कीमती है। वो बोली, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर क्या करोगे? लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एमोनिया की स्प्रे बोतल निकाल ली। फिर दूसरे ही लम्हे एमोनिया की फुहारें मेरे चेहरे को भिगोने लगी। पेनी, जो ज़हनी तौर पर बहुत थकी थकी लग रही थी, मुझसे इजाजत लेकर एक सोफे पर बैठ गई। प्लास्टिक मेकअप के टुकड़ों ने थोड़ी देर के बाद अपनी जगह छोड़ दी और मेरा असल चेहरा नुमाया हो गया। पेनी की आंखों में अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर उसने पूछा, ये तुम्हारी असल शक्ल है? मैंने कहा, क्यों, शुबा है तुम्हें? बोली, नहीं, मगर तुम लबनानी तो नहीं मालूम होते। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। बोली, फिर कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, है मेरा भी एक वतन। बहरहाल इस वक्त ये बातें बेकार हैं। मैंने तुमसे मदद की दरखास्त की थी। वो बोली, तुम यकीन करो, मैं एक मामूली हैसियत की लड़की हूँ। छोटे मोटे काम लिए जाते हैं मुझसे। हेनरिक इस जजीरे का शहंशाह है। सारे जजीरे की आबादी उसकी महकूम है। कोई उसकी इजाजत के बगैर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने पूछा, ये हेनरिक आखिर है क्या चीज? वो बोली, कातिल, खूनी स्मगलर, हर किस्म के जराइम करता है और वो इसराइल के मजमूम मकासद की तकमील के लिए असलहा सप्लाई करता है। वो सबसे बड़ा सप्लायर है असलहे का। मैंने तहय्युर आमेज अंदाज में कहा, ओह,
वो बोली, हाँ, बैरूत में फलस्तीनियों और लबनानी मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं उनमें हेनरिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, बल्कि ये तमाम साजिशें इसी जजीरे पर तैयार होती हैं। जब कोई हंगामा बर्पा होता है तो न जाने कहां से लोग हेलीकॉप्टरों और लॉन्चों पर सवार होकर यहाँ पहुंच जाते हैं। हेनरिक की रिहाइश गाह के गिर्द मुसल्ला अफराद का पहरा लग जाता है। किसी को वहां पर मारने की जुर्रत नहीं होती। हफ्तों मीटिंग्स जारी रहती हैं। मुझे यकीन है कि उनमें इसराइली हुकूमत के सरबराह और दूसरे अहम लोग शामिल होते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि बैरूत में मुसलमानों और ईसाइयों में जंग शुरू हो गई है और इस सारी कार्रवाई का आगाज यहाँ से होता है। बहुत से जहाज असलहा लेकर आते हैं। ये असलहा पहले यहाँ उतारा जाता है और फिर यहाँ से लॉन्चों के जरिए बैरूत स्मगल हो जाता है। इस सिलसिले में हेनरिक बड़ी मुस्तैदी से काम करता है। मैं इन तमाम बातों पर गहरी निगाह रखती हूँ। मेरा यही अमल रहा है, लेकिन ये सब कुछ मेरी जात तक महदूद है। हेनरिक की कौमियत के बारे में भी सही अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। मुमकिन है वो खुद भी यहूदी हो। उसकी फितरत में शैतानत और मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ हर शख्स की जान हमेशा सूली पर लटकी रहती है। गरीब तबके के लोगों को उसने खास तौर से अपनी मुट्ठी में ले रखा है। उन्हें तरह तरह की सहूलतें फराहम करता है। बड़ा नेक और परहेजगार मशहूर है, मगर हम लोग जानते हैं कि वो क्या चीज है। अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों या किसी गलती का शिकार होने वालों के लिए वो बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाता। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बस यूं होता है कि वो अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। किसी ऐसे हादसे का जो खुद उनके लिए भी गैर मुतवक्के होता है और तवील अरसे तक ये लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कोई हादसा था या हेनरिक की तरफ से दी जाने वाली सजा। फिर बाद में यही पता चलता है कि वो उनकी हिमाकत की सजा थी। तो ये है हेनरिक, समझे तुम? और अब मुझे बताओ कि मैं इतनी मामूली सी लड़की तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ? मैं तो बहुत मजबूर और बेबस हूँ। मैं अपने जिस्म में शदीद सनसनी महसूस कर रहा था। दर हकीकत ये इंतहाई कीमती मालूमात थी जो मुझे पेनी से हासिल हुई थी। हेनरिक के बारे में इस अंदाज से तो मैंने सोचा ही नहीं था, मगर पेनी ने जो कुछ बताया था वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था। और अब मेरे अंदर मेरी सोच में नुमायां तब्दीलियां पैदा हो गई थी। बेशक फिराना तंजीम के लिए काबिल तवज्जो थी। वो उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, लेकिन हेनरिक की शख्सियत शायद खुद उनके इल्म में भी ना हो। मैंने फिराना से कहीं आगे की शख्सियत को तलाश कर लिया था, और अगर मैं बराह रास्त उसके खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज कर देता तो यकीनी तौर पर वो तंजीम के मफाद में ही होता। रह गया फिराना का मसला, तो इस सिलसिले में भी मेरे जहन में एक अजीब सा तसव्वुर भरा था। जैसा कि तंजीम का ख्याल था कि फिराना पुरस्कार कार्रवाइयों में मुलव्विस मालूम होती है और उसका ताल्लुक कुछ खास लोगों से है जिसके बारे में तंजीम को कोई सही अंदाजा नहीं हो सका, तो यहाँ उसकी बात की नफी हो जाती है। फिराना अगर किसी भी तरह सहूनी कुव्वतों की आलाकार होती तो कम से कम हेनरिक से उसकी दुश्मनी न होती। ये बात जरा उलझाने वाली थी। बाहर सूरत जिस जगह मैं मौजूद था वो बहुत मखदूश थी और यहाँ रहकर कुछ सोचने समझने का मामला टेढ़ा था। मैंने पेनी से मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हारी इन मालूमात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर हो। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है पेनी। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ कि जजीरे से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आखिरी वक्त तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं। मेरे जाने से पहले इतना और बता दो कि कहीं तुम तो कोई खतरा महसूस नहीं कर रही हो। वो बोली, नहीं, बस तुम मुझे रस्सी से बांध कर डाल जाओ। वो लोग यकीनन पहले टेलीफोन पर मुझसे सूरत हाल मालूम करेंगे। मेरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होगा तो वो यहाँ पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। इस तरह मैं बच जाऊंगी। वैसे एक पेशकश करूं तुम्हें? मैंने कहा, हाँ जरूर। बोली, अगर किसी उलझन का शिकार हो या तुम्हें किसी पनाहगाह की तलाश हो तो यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें महफूज रखूंगी। मैंने कहा, क्या वाकई पेनी तुम मुझे पनाह दे सकती हो? बोली, हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। मैं चंद लम्हों तक खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। कहा, मैंने तुमसे मदद की दरखास्त की थी पेनी, और मुझे मुसर्रत है कि तुमने मेरी मदद की। ये अलग बात है कि तुम्हारा ताउन सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहा। आओ मैं तुम्हें बांध दूं ताकि तुम किसी उलझन का शिकार न होने पाओ। पेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से मेरे साथ उस कमरे में आ गई जहां वो तीनों आदमी अब भी बेहोश पड़े हुए थे। मैंने पेनी को रस्सी से बांधते वक्त मुरव्वत से काम नहीं लिया था ताकि किसी को शुबा न हो सके। इसका इजहार मैंने पेनी से भी कर दिया था और उसने अपनी गर्दन को जुम्बिश देते हुए कहा था, हाँ यही मुनासिब है, वरना मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा पेनी, खुदा हाफिज। वो डुबडुबाई सी आंखों से मुझे देखते हुए बोली, खुदा हाफिज, और मैं वहां से निकल गया। तो दोस्तों
ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।